एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं DFCCIL में। जैसा कि मैंने कहा था, एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराया जाएगा और वो एट प्रेजेंट DFCCIL में एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट पे हैं। वो अपने आप लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की इतने कम ड्यूरेशन में और फाइनली सेलेक्ट हुए। आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमसे बने रहिए और आप हमें भी मौका दीजिए और आप लोगों को भी मौका मिले हमसे इंटरेक्ट करने का और हम भी आपका इंटरव्यू ले सकें कि कैसे आपने तैयारी की और फाइनली सेलेक्ट हुए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्लास 1 देखा था और ये हमारा आज का क्लास 2 है। अगर अभी तक आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और चाहे तो आप लिंक भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, डिवीज़न होते हैं 68। तो जब मैंने सर्च किया था तो कई जगह पे 68 दिखा रहा था और कई जगह पे 70 दिखा रहा था। तो एक दो स्टूडेंट कमेंट किए थे और मैं वेलकम करती हूँ सब कमेंट्स का, जो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं और थैंक यू कहना चाहूँगी। तो ऐसे एक दो डेटा होते हैं जो थोड़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं फ्रेंड्स, तो उस चीज़ को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट 70 है, ये आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर रेलवे सब्सिडरीज कंपनी के बारे में मैं बात की थी और ये सिर्फ मैंने 4 या 5 डिस्कस किया था। तो इस क्लास में और देख लेते हैं क्योंकि DFCCIL भी इंक्लूड है यहाँ पर। तो फटाफट से मैं एक बार देखिए आप लोगों को बता देती हूँ। पहला, जैसे कि मैंने कहा था, राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, और इसका फाउंडेशन हुआ था 1974। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आता है IRFC। तो ये देखिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा गया है। पिछले जितना मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया उसमें इस टाइप का क्वेश्चन ये वाले से कभी नहीं आया। राइट्स आपसे पूछ सकता है, इरकॉन पूछ सकता है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 1986 में फाउंडेशन रखा गया था और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब आते हैं फ्रेंड्स इरकॉन। तो जैसा कि आप कई बार फ्री जॉब अलर्ट या फिर फ्रेशर वर्ड में देखते हैं तो इस टाइप का रिक्रूटमेंट आते रहता है। ये एक PSU है, सब्सिडरीज है इंडियन रेलवे का। जैसे कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 1976 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, न्यू दिल्ली में है। फिर मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन मैंने बता दिया है। RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड, पूछ सकता है। 2003 में फाउंडेशन रखा गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 6 नंबर पे DFCCIL। तो ये भी एक PSU है। देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है और ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी की रिक्रूटमेंट आई है। इसका फाउंडेशन रखा गया था, देखिए 2006 में स्टार्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आता है 7th नंबर पे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1990 में फाउंडेशन रखा गया था और नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आता है 8th नंबर पे कॉनकर। तो देखिए, ये पुरानी कंपनी है। 1988 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए, आप लोगों को हेडक्वार्टर इतना इससे नहीं पूछा जाता क्योंकि मोस्टली न्यू दिल्ली और मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर आता है क्रिस। तो इसका ईयर पूछ सकता है आप लोगों से। यह है सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1986 में स्टार्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलवे का पूरा यही संभालता है, क्रिस। फिर आता है 10वें नंबर पे रेल तेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, रिक्रूटमेंट आती रहती है इसकी। 2000 में इसका फाउंडेशन रखा गया था फ्रेंड्स और गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। अब आइए लास्ट देख लेते हैं IRCTC, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IRCTC हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जब हम
टिकट बुक करते हैं रोज़, चाहे वो जनरल हो, चाहे तत्काल हो, चाहे भी कोई क्लास का हो, तो ये संभालता है IRCTC पूरा। इसी का ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया था, वहाँ से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के एक क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आगे हम बात करेंगे जब हम पूरा रिजर्वेशन सिस्टम का रूल्स देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, ये 1999 में रखा गया था, फाउंडेशन इसका स्टार्ट किया गया था, और न्यू दिल्ली में इसका अगेन हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आता है हमारा, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, तो उसमें ये क्वेश्चन अपीयर हुआ था 12,000 HP। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि माधेपुरा क्यों फेमस हुआ था। रिसेंट का न्यूज़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले ये बहुत ही चर्चा में था और मैं आप लोग से पूछी थी, तो 2-3 ही स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे। तो आप कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगता है आंसर देते रहते हैं तो, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मेरा खुद का एग्ज़ाम है। और क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी ऐसे ही नोट्स बना करके प्रॉपर पढ़ती थी, और बहुत ही हेल्प करता था मुझे ये नोट्स आखिरी टाइम, लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए लाइक कर दीजिए, लाइक तो बनता है, और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड, मेड इन इंडिया के तहत ये बनाया गया था, और ये पहला 12,000 HP का इलेक्ट्रोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल किया गया था माधेपुरा में। और इसका क्लास था, देख लीजिए, WAG-12 है। जब आप इसको सर्च करेंगे इंटरनेट में तो आप लोगों को WAG-12 लिखा हुआ दिखाई देगा, और ये DFCCIL में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये एक फ्रेट लोकोमोटिव था, और 12,000 HP का इलेक्ट्रोमोटिव स्टार्ट किया गया था, असेंबल किया गया था। फ्रांस की कंपनी के साथ, एल्स्टॉम नाम की कंपनी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए WAG, यानी कि अगर आप इन जनरल जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो देखिए W, जो पहला लेटर है W, वो स्टैंड करता है वाइड गेज। जब हम गेज पढ़ रहे थे, ट्रैक गेज, तो वहाँ पर मैंने 3 पार्ट में बताया था। पहला ब्रॉड गेज बताया था, सेकंड मीटर गेज बताया था, और थर्ड मैंने बताया था नैरो गेज। तो यहाँ पर वाइड गेज है, जिसकी लंबाई मैंने बताया था 1676 mm, और अगर आप फुट और इंच में जानना चाहते हैं तो 5 फीट 6 इंच का था ये। ठीक है, तो W इसके लिए स्टैंड करता है, और A स्टैंड करता है AC ओवरहेड लाइन है या फिर DC ओवरहेड लाइन है, तो यहाँ पर A है AC ओवरहेड लाइन। और G फ्रेंड रिप्रेजेंट करता है गुड्स को, तो इसका क्लास बना दिया गया है WAG-12। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आप लोगों को इतना मोटा मोटा याद रखना है कि इतना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए 13 पॉइंट पे आता है फुल ट्रैक लेंथ। अगर हम इंडियन रेलवे की देखेंगे तो ये इट कैन सर्कल द इक्वेटर 1.5 टाइम्स, यानी कि अगर हम भूमध्य रेखा को फुल ट्रैक देखेंगे तो 1.5 टाइम इसको सर्कल कर सकता है, इतनी हमारी ट्रैक की लंबाई है। ठीक है, तो आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं कि कितने इंडियन स्टेट हैं जो इक्वेटर से पास होते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आप रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आता है, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है 14 नंबर। तो लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इंडियन रेलवे की कौन सी थी, और ये आया हुआ है क्वेश्चन, जब आप देखेंगे तो ये है विवेक एक्सप्रेस। तो ये विवेक एक्सप्रेस है, कहाँ से कहाँ तक चलती है ये देख लेते हैं। ये डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक चलती है, और डिब्रूगढ़ है असम में, और कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। जब आप बहुत साउथ की तरफ जाएंगे, पूरे नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आप लोगों को कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। और ये ट्रेन विवेक एक्सप्रेस सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आप लोगों को ये पूछ ले कि कितना ट्रैवल करती है ये डिस्टेंस। तो ये 4273 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस कवर करती है। तो लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस। 15th नंबर पे आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इन द ईयर 1986, ठीक है, 1986 में इंडियन रेलवे ने अपना पहला कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया था। तो ये कंप्यूटर रिजर्वेशन यहीं से स्टार्ट होना शुरू हुआ, अदरवाइज़ पहले इसका फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था फ्रेंड्स। अब आते हैं 16वें नंबर पे, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में ये पूछा जाए। तो ये है देखिए आर्क ऑफ चेनाब रिवर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि चेनाब रिवर कहाँ पर है। ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछे तो ये हो सकता है। चेनाब रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में और यहीं पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया था। और पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था बोगीबिल ब्रिज, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। वो लॉन्गेस्ट रेलवे कम रोड ब्रिज था और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो आप अंतर समझिए और उसके बाद आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट को सेम लगता है, तो ये मिस्टेक आप ना करें। अब आता है देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स और देख लेते हैं, क्योंकि इतना से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को सबसे आगे बढ़ना है। और देखिए ये इसके डिटेल्स है कि 5.6 मीटर स्टील आर्क है, इसमें इतना है स्पेसिफिकेशन। और ये लिंक प्रोजेक्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो इतना डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दी, अगर बाई चांस आप लोगों को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। फिर आता है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1315 मीटर की लंबाई है ये, 1315 मीटर लॉन्ग है ये। और इसकी खास बात ये है कि एफिल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये ऊंचा है एफिल टावर से 35 मीटर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि एफिल टावर की लंबाई कितनी है, फिर हम देखेंगे कि 35 मीटर ऊपर कैसे है ये। और 111 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम कटरा टू बनिहाल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे वैष्णो देवी, वहाँ कटरा स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 111 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है ये, लंबाई तो इसकी 1315 मीटर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो बस ये आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर है या फिर किस नदी पे बनाया जा रहा है। देन यू हैव टू आंसर चेनाब रिवर, और जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देख लीजिए 17 नंबर पे हम आते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। यानी कि अगर ट्रेन जाती है तो टनल को सुरंग से होते हुए जाती है, और इंडिया का ऐसा कौन सा रेलवे टनल है जो सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये है देख लीजिए पीर पंजल रेलवे टनल जम्मू एंड कश्मीर में है। पीर पंजल रेलवे टनल इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछता है कि पीर पंजल रेलवे टनल कहाँ पर है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका दूसरा नाम है देख लीजिए बनिहाल रेलवे टनल, जिसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। जब मैं देख रही थी तो इसका लेंथ इतना दिख रहा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को रेलवे टनल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, ये जब हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL ख़त्म हो जाएगा तो हम एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर हम देख लेंगे कि जनरल अवेयरनेस की कैसे तैयारी की जा सकती है इतने कम ड्यूरेशन में। तो आप बने रहिए, और फिर से मैं कहूँगी कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 18 नंबर पे है बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो है हावड़ा, और 23 प्लेटफॉर्म है, और यही सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ मोर देन 974 ट्रेन्स डेली स्टॉप करते हैं, स्टॉपेज होता है। और क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन है तो ट्रेनें अभी कम हो गई है, लेकिन ये पहले जब बिफोर कोविड-19 की सिचुएशन थी तब ऐसा होता था। तो ये बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जाएंगे आप, वहाँ बहुत ही रश रहता है, और मैं भी गई हूँ, बिल्कुल इतना भीड़ रहता है कि आपको लगेगा कि इतनी भीड़ कैसे है, आप चलते चलते रह जाएंगे लेकिन आपका प्लेटफॉर्म ख़त्म नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है इम्पॉर्टेंट 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने मार्क किया है फेरी क्वीन। तो ये ट्रेन है, और इसके बारे में जितनी जानकारी आप रख सकते हैं आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये RRB में भी पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है फेरी क्वीन। तो देख लीजिए ये ओल्डेस्ट वर्किंग इंडियन लोकोमोटिव है, स्टिल इन यूज़, यानी कि अभी भी इसका यूज़ किया जाता है, और ये ओल्डेस्ट वर्किंग इंडियन लोकोमोटिव है। और ख़ास बात इसकी क्या है कि इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था, कि इतना ओल्डेस्ट होने के बाद भी अभी यूज़ में है फ्रेंड। तो देख लीजिए इसको और भी दूसरे नाम से कहा जाता है ईस्ट
इंडियन रेलवे NR 22। तो जब आप इसको नेट में सर्च करेंगे फेरी क्वीन, तो एक ट्रेन का आप लोगों के सामने इमेज आएगा और उस ट्रेन पे ये लिखा रहेगा EIR 22। तो ये अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर देखिएगा। और भी चीज़ देख लेते हैं। देख लीजिए, ये स्टीम लोकोमोटिव है और ये बिल्ट किया गया था इसको 1855 में। तो सोचिए कितना पुराना है ये। और पहली हमारी पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी, तो सिर्फ 2 साल बाद ये फेरी क्वीन आई और अभी भी स्टिल इन यूज़ है। और इसको रखा गया है, देख लीजिए, हाउस्ड एट रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम। रेवाड़ी का है, हरियाणा में है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है। और आफ्टर रिटायरिंग इन 1909, यानी कि 1909 में ये रिटायर्ड हो गई थी, लेकिन इसको फिर से रीनोवेट और रीस्टोर किया गया था लोको वर्क्स पेरम्बर 1997 में। फिर से इसको रीस्टोर किया गया था और फिर 1998 में वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था कि ओल्डेस्ट लोकोमोटिव वर्किंग है, स्टिल इन यूज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना डेटा मैं कलेक्ट कर पाई मेरे अकॉर्डिंग, इतना डेटा आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और भी अगर आप लोगों को लगता है तो आप यहाँ स्पेस है, आप ऐड कर सकते हैं जब मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी तो। अब फ्रेंड्स आता है, देख लीजिए 20 नंबर पे रेड रिबन एक्सप्रेस। तो ये रेड रिबन एक्सप्रेस इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था एंड अवेयरनेस कैंपेन चला करके वर्ल्ड्स एड्स डे जब होता है उसके लिए, और ये 1 दिसंबर 2007 में स्टार्ट किया गया था। अब आता है फ्रेंड्स, देखिए नेशनल रेलवे म्यूजियम। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका, और ये लार्जेस्ट रेल म्यूजियम है पूरे एशिया का। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल रेलवे म्यूजियम कितना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 22 नंबर पे आते हैं। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ था इंडियन रेलवे का? तो ये 1950 में नेशनलाइजेशन किया गया था इंडियन रेलवे का। तो इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जनरली। जब आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पूछा जाता है कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब देख लेते हैं रिगार्डिंग चेयरमैन। तो चेयरमैन के रिगार्डिंग देखिए, मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। पहला कि रेलवे बोर्ड का एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है और CEO कौन है। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और तीसरे नंबर पे मैंने, जैसा कि हमारा पेपर है DFCCIL, और इसको मैं शायद हाईलाइट करना भूल गई हूँ, बट कोई बात नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका CEO है एट प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड का सुनीत वर्मा। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, एट प्रेजेंट में यही है, CEO भी है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो रेलवे बोर्ड, जैसे कि आप जानते हैं, जब आप RRB का पेपर देते हैं तो अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे कि RRB अजमेर होता है, RRB मुंबई होती है, RRB सिकंदराबाद होता है, बिलासपुर होता है, RRB पटना होता है। तो वैसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं और उनका चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा जी हैं, हमारे CEO भी वही है। और देख लीजिए DMRC के हमारे चेयरमैन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं और ये अभी एट प्रेजेंट में चेयरमैन है दिल्ली मेट्रो के। फिर आता है DFCCIL है और ये वैकेंट है अभी चेयरमैन की पोजीशन, लेकिन रविंद्र कुमार जैन जी को MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, एट प्रेजेंट वही है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर का, तो आपको मार्क करना है रविंद्र कुमार जैन जी, याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए रेलवे बोर्ड का फर्स्ट चेयरमैन, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट चेयरमैन फर्स्ट CEO, फिर भी मैं लिख ली हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। FC भादवर जी हैं हमारे फर्स्ट चेयरमैन रेलवे बोर्ड के, और फर्स्ट CEO जो है विनोद कुमार यादव जी हैं। तो ये आप डेटा याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं, देख लीजिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एंड रूल्स। तो जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों को जनरली यूज़ होता है, तो उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये रिजर्वेशन सिस्टम क्योंकि हम रोज़ यूज़ करते हैं, टिकट हमें कहीं ना कहीं जाना होता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब जान लेते हैं।
तो देखिए ऑनलाइन IRCTC ऐप्स के थ्रू आप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की। जैसा कि मैंने कहा था 1999 में ये स्टार्ट किया गया था और ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक ऑफिशियल ऐप भी है, आप ऐप के थ्रू भी अपना PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें आप इसे चेक कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेब ऐप का नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि सब लोगों के मोबाइल में ये रहता ही है। अब आता है, देख लीजिए, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। तो जब आप DFCCIL का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड कितना होता है? ये 120 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ जर्नी एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ जर्नी, यानी कि 120 दिन पहले आप टिकट अपनी बुक कर सकते हैं। एक्सक्लूड द डेट ऑफ जर्नी, जिस डेट पे जर्नी कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप 120 दिन पहले अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आता है फॉरेन ट्रैवलर्स एंड NRI के लिए। तो ये सब हमारे लिए, हम इंडियन के लिए 120 डेज़ पहले आप कर सकते हैं। और अगर कोई फॉरेन ट्रैवलर है या फिर कोई NRI है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके लिए क्या कोटा होता है? अंडर फॉरेन टूरिस्ट कोटा, जो 365 दिन पहले बुक करनी होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप लोगों को पूछा है इस बार 120 डेज़ वाला, तो हो सकता है आप लोगों को इस बार ये पूछ लें 365 डेज़ प्रायर टू द जर्नी है। तो देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए इन जनरल मैं डेटा बता देती हूँ। अब आता है, देखिए, रूल्स। तो 2 रूल्स है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखना है। अगर आप जनरल कोटा रिजर्वेशन से टिकट बुक करते हैं, कभी आपने टिकट बुक किया होगा, तो उस समय आप एक टिकट पे 6 पैसेंजर को ट्रैवल करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप एक टिकट बुक कर रहे हैं उसमें आप 6 पैसेंजर का नाम दर्ज करा सकते हैं, एक्सक्लूडिंग जो बच्चे रहते हैं, इन्फेंट रहते हैं वो। और अगर आप तत्काल बुक कर रहे हैं तो 4 पैसेंजर वाला टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। और सेकंड आता है, देख लीजिए, 6 टिकट आप एक ID से बुक कर सकते हैं 1 मंथ में। यानी कि आपको पूरे 1 मंथ में ट्रांजैक्शन करना है, तो आप अपनी एक IRCTC के ID से सिर्फ 6 ही टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने आधार लिंक कर दिया है तो आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी नॉलेज है आप लोगों के डे टू डे लाइफ के लिए। और नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, इन जनरल जब कोविड-19 की सिचुएशन नहीं थी तब वहाँ पर सीनियर सिटीज़न में मेल लोगों के लिए था 60 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और लेडी सीनियर सिटीज़न के लिए 58 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन जब आप एट प्रेजेंट बुक करते हैं टिकट का, तो वहाँ पर जब आप देखते हैं लोअर और सीनियर सिटीज़न का कोटा, तो 45 ईयर्स अबव दिखाता है, आई थिंक। तो ये हो गया, देख लीजिए। अब आता है लार्जेस्ट स्टेशन नेम। तो लार्जेस्ट स्टेशन नेम क्या है, देख लीजिए। ये इतना लंबा है कि पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाइए। वेंकटसिमराजुवारीपाटा, आंध्र प्रदेश। तो जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा स्टेशन, ये जब आप देखेंगे इसका नेट कभी सर्च करेंगे तो इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है उस स्टेशन में, पीले रंग का रहता है और ब्लैक में लिखा रहता है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। और अगर आपसे इससे क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्वियस समझ जाएंगे, इतना बड़ा नाम है। फिर आते हैं स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन नेम। ये रेलवे स्टेशन का नाम मैं बता रही हूँ, रेलवे स्टेशन नहीं बता रही हूँ मैं, रेलवे स्टेशन का नाम। तो ये है IB, जितना बड़ा वो था उतना ही छोटा ये है, कैपिटल I स्मॉल b, उड़ीसा में है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं, हम कुछ एक्सप्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल ट्रेन्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए, इन 1988 टू कोमेमोरेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, और इनके नाम पे ये चलाया गया था 1998 में। और पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली थी न्यू दिल्ली और झांसी के बीच, और ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। और लेटर उसको एक्सटेंड किया गया था टू भोपाल एंड हबीबगंज, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी स्पीड देख लीजिए 155 किलोमीटर पर आवर था, जैसा कि मैंने सर्च किया। तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये शताब्दी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि पहली शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी। फिर आता है फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस। जैसे कि बहुत अच्छा लगता है राजधानी एक्सप्रेस में जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा सब चेंज हो चुका है कोविड-19 की वजह से। और ये पहली अपनी शताब्दी एक्सप्रेस चली थी 3 मार्च
1969 को चली थी, और कोलकाता न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पहली चली थी, कोलकाता से न्यू दिल्ली के बीच में। अब आता है, देख लीजिए थर्ड नंबर पे वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये चली थी पहली, अगर पूछता है आप लोगों से वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच में चली थी, तो ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। ईजी है याद करना, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आया हुआ था। ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आपको याद होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में चली थी। और अगर आपसे पूछता है कि ये कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ था। अब आता है, देखिए डेक्कन क्वीन। तो जब आप पुणे जाएंगे तब यहाँ पर इसका एनिवर्सरी मनाया जाता है। 1 जून को अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली इसका एनिवर्सरी मनाया जाता है। और ये फर्स्ट ट्रेन टू हैव वुमेन ओनली कार थी, डेक्कन क्वीन, और ये मुंबई और पुणे के बीच में चली थी 1 जून 1930 में। और इसे डेक्कन की क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, और निक नेम है ये पुणे का। तो आप अगर ज़रूर जाते हैं, पुणे जाते हैं, तो ज़रूर आप देख सकते हैं इसको। अब आता है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये वीकली सुपरफास्ट ट्रेन है, इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। और क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि 50 यानी कि गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मनाने के लिए इनकी याद में ये अपना एक्सप्रेस चला था, जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के पास अगर और भी ट्रेन है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगी। तो ये पूरा है, और भी बहुत सारे डेटा है। जैसे जैसे मैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करती हूँ, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन और डेटा लेकर के आती हूँ आप लोगों के सामने। तो और भी क्लासेस बने रहिएगा। और ये हमारी क्लास 2 थी, क्लास 3 भी जल्दी आने वाली है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये पूरा नोट्स तैयार करने में, प्रिपेयर करने में। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को मेट्रो रेल के बारे में, क्योंकि सिर्फ रेलवे से काम नहीं चलता है, मेट्रो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि टोटल जोन हमारे हैं इंक्लूडिंग मेट्रो है 18। और अगर मैं फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो की बारे में बात करूँ, या पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो वो कोलकाता में चली थी। और जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल करते रहे होंगे दिल्ली मेट्रो से या फिर कोलकाता मेट्रो से। और भी जगह पे मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है, तो आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट देख लीजिए, कोलकाता मेट्रो को कब स्टार्ट किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1984 को ये स्टार्ट किया गया था। और आप मुझे ये बताइए कि 24 अक्टूबर को और क्या चीज़ स्पेशल है, तो वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 24 अक्टूबर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर मैं उसका आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब दूंगी कि 24 अक्टूबर और उसका ईयर भी आप लोगों को याद रखना है क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अब हमारे दिल्ली मेट्रो, जिसे हम बोलते हैं DMRC। और DMRC में इसका हम देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट डेटा है ये। तो ये देख लीजिए, ये 24 दिसंबर 2002 में स्टार्ट किया गया था। और बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है दिल्ली मेट्रो की तरफ से। और अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ भी आती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। AE की पोस्ट आती है, स्टेशन मास्टर की पोस्टें आती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट एवर मेट्रो सर्विस इन दिल्ली वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन द सहादरा स्टेशन एंड 30 हज़ारी स्टेशन, रेड लाइन स्टार्ट किया गया था सबसे पहला मेट्रो जब बना था। अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोग से पूछा था, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लीजिए, 5th पॉइंट में मैंने फ्रेंड्स लिखा हुआ है द वॉइस बिहाइंड द अनाउंसमेंट इनसाइड मेट्रो। तो इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब आपको जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपने सुना होगा, जैसे कि मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है इनसाइड, जब आप मेट्रो में चढ़ते हैं तो बोलते हैं, एक जो अंकल नहीं, एक सर होते हैं हमारे, जैसे बोलते हैं अगला स्टेशन जनकपुरी है, तो इस टाइप का आवाज़ आता है। और इनका आवाज़ है शम्मी नारंग।
शम्मी नारंग जी की आवाज़ है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी, और ये दूरदर्शन पे भी काम कर चुके हैं। और इंग्लिश में जब अनाउंसमेंट होता है द नेक्स्ट स्टेशन इज़ जनकपुरी, और ये है रिनी खन्ना की आवाज़, इंग्लिश में अनाउंसमेंट होती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है। और छठा देखिए आता है इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये न्यूज़ में भी फ्रिक्वेंटली रहा था 2020 में। तो पहला अंडर वाटर मेट्रो है, अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर, ये कोलकाता में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था देख लीजिए, 13 फ़रवरी 2020 को ये स्टार्ट किया गया था, और ये फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में था फ़ेब के मंथ में, और ये 13 फ़रवरी को इसका इनाग्रेशन किया था, गया था। और ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, और फूल बगान इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेशन इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ये फूल बगान नाम का स्टेशन पहला स्टेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा डेटा हो गया आज का, देख लीजिए। और अगर आप लोगों को ट्रेन की है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट हमारी 3rd क्लास जल्द ही आने वाली है, और आप बने रहिएगा। और हमारे इंटरव्यू सेशन को भी आप देखना ना भूलें, और उसमें भी आप बहुत अच्छी अच्छी बातें जान सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हम बिगिन करते हैं फ्रेंड्स। इसका भी PDF आप लोगों को क्लास ख़त्म होने के बाद पूरी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइम में पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।